जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये खान सर का जो पॉकेट जीके है उसका ज्योग्राफी का पार्ट 2 कवर करेंगे लोग। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे लोग। तो इसमें हम लोग ये सौरमंडल का जो सूर्य वाला टॉपिक है उसको देख चुके थे लोग। उसमें से कुछ टॉपिक देखे थे लोग और कुछ बाकी था। तो चलिए शुरू करते हैं लोग कि सूर्य की समस्त ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन है। यानी कि जो सूर्य की समस्त ऊर्जा है, जितनी उसमें ऊर्जा पाई जाती है वह किसका है, तो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। हैंस बेथ ने बताया कि 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। यानी कि सूर्य के केंद्र पर क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन के क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड, कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अब सूर्य ग्रहण को देखते हैं लोग। सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति केवल अमावस्या को ही होती है। यानी कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वह किस दिन होता है, तो सिर्फ अमावस्या के दिन ही होता है। उसके बाद देखते हैं लोग हीरक वलय या डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर इक्लिप्स के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ स्त्री बादलों के प्रतिबिंब से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभा मंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं। यानी कि जो सूर्य ग्रहण होता है वह तो अमावस्या को होता है, लेकिन हर अमावस्या यानी कि प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में 460 सेकंड का समय लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में कितने सेकंड का समय लगता है, तो 460 सेकंड का समय लगता है। एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है। 400 अगर सेकंड में देना ही रहता तो मिनट में दिया जाता है। यहाँ पे 460 सेकेंड ही होगा। सूर्य जो होता है वह मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों का मिश्रण होता है। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस के द्वारा की गई थी। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। किसने दिया, तो केपलर के द्वारा दिया गया है ग्रहों की गति का नियम। सौरमंडल में शुक्र और अरुण ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं। इस कारण यहाँ सूर्य पश्चिम में उगता दिखाई देता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सौरमंडल में शुक्र और अरुण ऐसे एकमात्र ग्रह हैं। यानी कि यही दो जो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं। इसी कारण यहाँ जो सूर्य होता है वो पश्चिम में उगता दिखाई देता है। वर्तमान में 8 ग्रह हैं। वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं, जिसमें 5 बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। यानी कि 5 ग्रहों को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। यानी कि जो कोरोना होता है वह एक्सरे यानी कि एक्स किरण उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी कि जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी के सूर्य का ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी के सूर्य का जो ताप होता है उसका कितना भाग हमें प्राप्त होता है, तो 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। जो पृथ्वी होती है वह सूर्य के सबसे निकट कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरीहिलियन या उपसौर कहते हैं। इसे अधिकतर लोग हिंदी में ही जानते हैं, उपसौर। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को एपीहिलियन या अपहिलियन या ऑफशोर कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं लोग ग्रह।
ग्रहों के बारे में देखते हैं लोग कि ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला है कि उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वे गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें। तीसरा है कि उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। अभी कुछ नोट पॉइंट है कि ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में हुई थी। प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। यानी कि ग्रहों की परिभाषा ये जो तीनों दिया गया है इससे कब परिभाषित किया गया था, तो 2006 में किया गया था प्राग सम्मेलन के द्वारा। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। प्राग सम्मेलन में यम को बौने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया। ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ग्रहों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो दो भागों में। पहला होता है कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह टेरिस्टेरियल और इनर प्लैनेट। तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। उसके बाद ये दूसरा भाग है कि बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह, इसमें आउटर या जोवियन प्लैनेट। तो इससे के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आते हैं। सभी 8 ग्रहों में केवल 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जो कौन कौन से हैं 5 ग्रह, तो बुध है, शुक्र है, शनि, बृहस्पति एवं मंगल है। शुक्र एवं अरुण यानी कि यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। यानी कि ये जो है और ग्रहों के विपरीत दिशा में घूर्णन और परिक्रमण करते हैं। उसके बाद देखते हैं लोग ग्रहों का बढ़ता एवं घटता हुआ क्रम। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम दिखाया गया है। तो सबसे कम होगा पहले बुध का, उसके बाद मंगल के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद अरुण के बाद वरुण के बाद शनि, और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होगा, तो बृहस्पति ग्रह का होगा। सबसे ज़्यादा बृहस्पति ग्रह का होगा। उसके बाद है घनत्व के अनुसार ग्रहों को बढ़ता हुआ क्रम, यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम दिखाया गया है। तो सबसे कम होगा शनि का, यानी कि शनि का घनत्व सबसे कम, और सर्वाधिक की घनत्व की बात किया जाए तो पृथ्वी का होता है। शनि के बाद अरुण के बाद बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। यहाँ पे भी नोट किया गया है कि सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का होता है और न्यूनतम घनत्व शनि ग्रह का होता है। यानी कि सबसे कम घनत्व शनि ग्रह का होता है और सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी ग्रह का होता है। आकार के अनुसार ग्रहों को बढ़ता हुआ क्रम, ये भी बढ़ता हुआ क्रम में दिया गया है। तो सबसे जो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिया गया है, यहाँ पे बढ़ता हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति होता है। तो यहाँ पे अपने बुक में काट के उसको घटता हुआ क्रम करेंगे। तो अगर घटता हुआ क्रम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण के बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, और सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, यानी कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम, तो सबसे पहले आएगा बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद अगला ग्रह है पृथ्वी के बारे में अब देखते हैं लोग कि पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जिसे जियोड कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है उसका आकार किस प्रकार होता है, तो वह जियोड शेप की है। और इसकी आयु की बात किया जाए तो 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। द्रव्यमान कितना है, तो 5.97 गुने 10 के पावर 24 टन है। आयतन इसका कितना है, तो 10.83 गुने 10 के पावर 24 लीटर है। सतह का कुल क्षेत्रफल, यानी कि पृथ्वी का जो सतह है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 51.1 करोड़ किलोमीटर। और घनत्व, औसत घनत्व की बात किया जाए तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से बार बार क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सर्वाधिक गहरा स्थान की बात किया जाए, यानी कि पृथ्वी में सर्वाधिक गहरा स्थान कौन सा है, तो मरियाना ट्रेंच है जो 11,033 मीटर गहराई पे है। कितनी अंदर गहराई है इसकी, तो 11,033 मीटर। सर्वाधिक नीचा स्थान खंड मृत सागर है 397 मीटर।
पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, यानी कि पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है, तो दो प्रकार से। पहला है घूर्णन या परिभ्रमण गति। घूर्णन या परिभ्रमण गति पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। उसके बाद देखते हैं लोग परिक्रमण गति पृथ्वी का अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन इसी कारण होता है। यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, और जो पृथ्वी का परिक्रमण गति है उसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। उसे पृथ्वी का क्या कहते हैं, उसे पृथ्वी का अक्ष या अक्षीय झुकाव कहते हैं। पृथ्वी स्थल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी रहती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में बात किया जाए तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी वह शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। इसका विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,713 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,82,500 किलोमीटर औसत दूर है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगती है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल उपग्रह पृथ्वी से पूर्वी दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। जो आर्टिफिशियल उपग्रह होते हैं वह पृथ्वी से पूर्वी दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि नोट पॉइंट में क्या कर रहा है कि पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक कोरोड इनर कोर एवं परवार मेंटल के मध्य लौह यानी कि आयरन और निकेल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत लिक्विड लेयर जिसे बाहरी कोरोड आउटर कोर कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वह पृथ्वी से कितना दूर है, तो यह 4.22 प्रकाश वर्ष से दूर है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है। जो पृथ्वी दिवस होता है वह एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम बार इस दिवस का आयोजन वर्ष 1970 में किया गया था। कब किया गया था, तो वर्ष 1970 में किया गया था। उसके बाद देखते हैं लोग चंद्रमा। उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह अपने ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, यानी कि अपने ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा पर धूल के
चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है, यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है, यानी कि यह दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर, पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी को एपोजी एवं पेरेजी की अवस्था कहते हैं, यानी कि अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है तो एपोजी कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को पेरेजी कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर रहती है। चंद्रमा के घूर्णन की गति काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ दिन व रात की अवधि 2 सप्ताह में होती है। जब किसी महीने में दो बार पूर्णिमा होती है तो उस घटना को ब्लू मून की घटना कहते हैं। वर्ष 2018 में ब्लू मून था, यानी कि ब्लू मून की घटना कब हुआ था तो वर्ष 2018 में हुआ था। शांति का समुद्र यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि शांति का समुद्र या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है तो चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा से लाई गई चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में उपस्थित है। कौन सा तत्व पाया जाता है तो टाइटेनियम। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका व्यास 3,475 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यह लगभग उतनी ही अवधि है जितनी वह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट या 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है, यानी कि चंद्रमा पर स्थित सबसे उच्चतम पर्वत का नाम क्या है तो लिबनिट्ज पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है तो जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद है ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है उसको देखते हैं लोग। यह एक परिघटना है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है। तब पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है तो लाल हो जाता है। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। उसके बाद है ब्लू मून। ये भी एक परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्र माहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे। उसके बाद देखते हैं लोग कि चंद्रमा से संबंधित कुछ आंकड़े दिए हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कितने दिनों में लगा लेती है तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट व 11.6 सेकेंड। घूर्णन का समय कितना होता है चंद्रमा का तो सेम होता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट व 11.6 सेकेंड। चंद्रमा का व्यास कितना है तो 3,776 किलोमीटर। उसके बाद है कि चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी इसकी कितनी है तो 4 लाख के 5,500 किलोमीटर, 4,05,500 किलोमीटर। उसके बाद है कि चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है तो 3,63,300 किलोमीटर, 3,63,300 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण कितना है तो 1/6 भाग पृथ्वी का। चंद्रमा की आयु की बात किया जाए तो 4.6 मिलियन वर्ष है। परिधि इसकी कितनी है तो 10,927 किलोमीटर। द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा में तो 1/81वां भाग है, 1/81वां भाग है। उसके बाद ये अगला ग्रह है बुध ग्रह की बात किया जाए तो यह सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। वायुमंडल न होने के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, यानी कि जो बुध ग्रह है वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं।
बुध पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मेरिना 10 था। कौन था? मेरिना 10 था। मैसेंजर उपग्रह का भी संबंध बुध से है। किस उपग्रह का संबंध बुध ग्रह से है? तो मैसेंजर उपग्रह का। बुध ग्रह पर दैनिक तापमान सबसे अधिक लगभग 610 डिग्री सेल्सियस रहता है। दैनिक तापमान की बात किया जाए तो कितना रहता है? 610 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। अब यहाँ पे दिया गया है एक AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? तो 1.4960 गुने 10 मीटर, उससे निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? तो 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह देखते हैं लोग। शुक्र ग्रह को वीनस की मूर्ति एवं सौंदर्य के देवता के नाम से भी जाना जाता है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए हुए हैं, किंतु जल नहीं। यह घनत्व, आकार एवं द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। इस ग्रह को यानी कि शुक्र ग्रह को दिशा सूचक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मैगलन कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल उपग्रह शुक्र की सतह के मानचित्रों और ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए 4 मई 1989 को नासा द्वारा छोड़ा गया था। मैगलन कृत्रिम उपग्रह शुक्र की सतह के मानचित्रों और ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए 4 मई 1989 को नासा के द्वारा छोड़ा गया था। इसे वीनस रडार मेपर के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी कि सिस्टर प्लैनेट या भगनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिनों में एक चक्कर लगाता है। जो शुक्र ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिनों में एक चक्कर लगाता है। अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चक्रण करता है। यह जो शुक्र ग्रह है वह अन्य ग्रहों की तुलना में क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पर वायुदाब पृथ्वी से लगभग 90 गुना अधिक है। कितना अधिक है? तो 90 गुना अधिक है। उसके बाद अगला ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। इस ग्रह को लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है। सभी ग्रहों में बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है जहां चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पति का उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है। यूरोपा, आयो, कैलिस्टो इसके अन्य उपग्रह हैं, यानी कि यूरोपा, आयो, कैलिस्टो इसके अन्य उपग्रह हैं। वायेजर कृत्रिम उपग्रह बृहस्पति के अध्ययन के लिए भेजा गया था। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम और ये सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष यानी कि 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं। अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है? तो 10 घंटा सबसे कम लगता है, यानी कि सभी ग्रहों से सबसे कम समय में यह अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है। और सूर्य की परिक्रमा की बात किया जाए तो 12 वर्ष यानी कि 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं। बृहस्पति के वर्तमान में 92 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। वर्तमान में यह सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। उसके बाद ये मंगल ग्रह को देखते हैं लोग। उसके बाद कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। यह ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए पृथ्वी की तरह यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि पृथ्वी के समान ही यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इस ग्रह पर भारत ने अक्टूबर 2019 में मंगलयान 2 लॉन्च किया। इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका जो रंग लाल है
आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। मंगल, मार्स ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 687 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? तो 687 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 686.98 दिन में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह का व्यास कितना है? तो 6794.4 किलोमीटर। 6794.4 किलोमीटर। मेरिनर मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु 1971 में भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। बीगल 2 एवं नासा के स्पिरिट मिशन द्वारा इस ग्रह पर शोध कार्य जारी है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 8.38 गुना है। वायुमंडल की प्रमुख गैस कौन है? तो CO2 है। इसके 2 उपग्रह हैं, यानी कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं। पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस है। मंगल ग्रह का औसत तापमान 150 से लेकर 310 केल्विन तक के पाया जाता है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया था। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान वर्ष 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM या मंगलयान था। यानी कि मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान वर्ष 2013 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन के द्वारा किया गया था, यानी कि मंगलयान। पुनः अक्टूबर 2019 में भारत ने मंगलयान 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ का बीगल 2 एवं नासा के स्पिरिट मिशन द्वारा इस ग्रह का अन्वेषण जारी है। मेरिनर 9 मंगल ग्रह का अंतरिक्ष अभियान है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस से मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। उसके बाद है शनि ग्रह। सैटर्न सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या 83 है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 83 है। इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना है, यानी कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय का मतलब क्या होता है कि मोटी प्रकाश वाली कुंडली। वलय की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि के छल्लों की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गैलीलियो के द्वारा की गई थी। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन का व्यास 1532 किलोमीटर है। टाइटन का व्यास कितना है? तो 1532 किलोमीटर है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यानी कि फोबे नामक शनि का जो उपग्रह है इसी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.456 वर्षों का समय लगता है। कितना समय लगता है? तो 29.456 वर्षों का समय लगता है। इसे काला ग्रह एवं दुष्ट ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने कहा कि यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। शनि ग्रह के दिन की अवधि 10 घंटा 40 मिनट तथा इसके अक्ष का झुकाव 26 डिग्री अंश 44 मिनट है। 26 डिग्री अंश और 44 मिनट है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यानी कि शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों से और जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। उसके बाद अगला ग्रह है अरुण ग्रह की बात किया जाए तो यूरेनस सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां तथा ग्रहों की आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर शनि की तरह वलय पाए जाते हैं, यानी कि इसके चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं।
यानी कि इसके सभी उपग्रह भी जो इसके उपग्रह हैं वह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। कौन है? तो टाइटेनिया है तथा इसके 27 उपग्रह हैं। कितने इसके उपग्रह हैं? तो 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84.07 वर्षों का समय लेता है। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। इस ग्रह का प्रकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 17.9 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। यानी कि अपने ग्रह पर यह कितने घंटे में घूम जाता है? अपने अक्ष पर तो यह 17.9 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस ग्रह का सूर्य की ओर अधिक झुकाव होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके प्रमुख उपग्रह एरियल तथा मिरांडा है। इसके प्रमुख उपग्रहों की बात की जाए तो एरियल तथा मिरांडा है। यह एक शीत ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन गैस की प्रधानता है। इसके वायुमंडल में किसकी प्रधानता पाई जाती है? तो मीथेन गैस की। उसके बाद है वरुण ग्रह। वरुण नेपच्यून की खोज जर्मन खगोलशास्त्री जोहान गाले ने 23 सितंबर 1846 को की थी। वरुण सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 164.81 वर्ष लगाता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके चारों ओर किसका बादल छाया हुआ है? तो शीतल मीथेन का। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटोन एवं मेरिट प्रमुख है। यानी कि इन 14 उपग्रहों में से कौन सा प्रमुख है? तो ट्रिटोन प्रमुख है और मेरिट प्रमुख है। वरुण ग्रह के दिन की अवधि 16 घंटे तथा इसका अक्षीय झुकाव 28 डिग्री अंश से 48 मिनट है। यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। यानी कि जो वरुण ग्रह है वह सभी ग्रहों में सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके एक वर्ष की अवधि सभी ग्रहों से अधिक होती है। उसके बाद है प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैक ने की थी। इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 2006 में 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा को अतिक्रमित करती है, यानी कि काटती है। उसके बाद है धूमकेतु। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित तथा असमकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। यहाँ पे तथा होना चाहिए। धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहारें निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती हैं। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती हैं। धूमकेतु टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। यह कुपियर बेल्ट में उत्पन्न होते हैं। यानी कि यह कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? तो कुपियर बेल्ट में उत्पन्न होते हैं। नोट पॉइंट देखते हैं कि हैली धूमकेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा चमकदार धूमकेतु है तथा इसकी खोज एडमंड हेली यानी कि इन्हीं के नाम पर रखा गया है। एडमंड हेली 1758 ईस्वी में की थी। उसके बाद अगला टॉपिक है उल्का। अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है। ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर ब्राइट स्टिक सदृश से होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा शूटिंग स्टार ऑफ ए फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है? टूटा हुआ तारा या टूटने वाला तारा या शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व यानी कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही सामान्यतः जल कर राख हो जाते हैं, जिन्हें उल्काशम या मेटियोर्स कहते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी पर आकर गिर जाता है उसे उल्का पिंड कहा जाता है। और जो अंतरिक्ष में यानी कि वायुमंडल में जल कर राख हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उल्काशम या मेटियोर्स कहा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप
टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है। महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है ऐसे ही गर्त का उदाहरण है, यानी कि उस पर क्षुद्र ग्रह आके गिरे होंगे और गड्ढा बना होगा जिससे झील का निर्माण हुआ है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरस है। फोरवेस्टा नग्न आंखों से देखा जाने वाला क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद है सौरमंडल की जो विविध तत्व हैं उसको देखते हैं लोग। तो सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 4.568 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन सा है? तो सूर्य है। सौरमंडल के लघु आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। सौरमंडल के बाह्य यानी कि बृहदाकार ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। पार्थिव ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल है। गैसीय बृहदाकार ग्रह कौन है? तो बृहस्पति एवं शनि है। हिम बृहदाकार ग्रह अरुण एवं वरुण है। सौरमंडल का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। उसके बाद है अल्फा सेंचुरी जो 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। सौरमंडल के ज्ञात उपग्रह कितने हैं? तो 472 हैं। ज्ञात की बात किया जा रहा है। सौरमंडल के ज्ञात गौड़ ग्रह कितने हैं? तो 4,07,664 ग्रह हैं। सौरमंडल के ज्ञात पुच्छल तारे कितने हैं? तो 3,406 हैं। सौरमंडल में ज्ञात गोल उपग्रह कितने हैं? तो 19 हैं। सौरमंडल की परिभ्रमण गति कितनी है? तो 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सौरमंडल की परिभ्रमण अवधि की बात किया जाए तो 225 से लेकर 250 मिलियन वर्ष है। सूर्य की स्थिति दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य की परिक्रमा या दुग्ध मेखला के चारों ओर की गति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य का परिभ्रमण काल कितना होता है? तो 25 करोड़ वर्ष। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। 25 करोड़ वर्ष सूर्य का परिभ्रमण काल होता है, इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से 13 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? तो 13 गुना बड़ा है। यूनिकॉर्न अप्रैल 2021 में शोधकर्ताओं ने आकाशगंगा के सबसे छोटे और हमारे सौरमंडल के काफ़ी नज़दीक ब्लैक होल की पहचान की है। इसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना ज़्यादा है। यह इतना मजबूत है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। पृथ्वी से इसकी दूरी 1500 प्रकाश वर्ष है। जो यूनिकॉर्न है अप्रैल 2021 में शोधकर्ताओं ने आकाशगंगा के सबसे छोटे और हमारे सौरमंडल के काफ़ी नज़दीक ब्लैक होल की पहचान की है। यह क्या है? यूनिकॉर्न। तो यह एक के ब्लैक होल है, इसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया इस ब्लैक होल का? तो यूनिकॉर्न नाम दिया गया। इसका द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना ज़्यादा है। यह इतना मजबूत है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता, यानी कि प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, वैसे भी होता भी नहीं है ब्लैक होल के अंदर से। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? तो 1500 प्रकाश वर्ष है। कितनी है? 1500 प्रकाश वर्ष। उसके बाद अगला चैप्टर है, 5वां चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, इसमें सबसे पहला है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। तो कोपरनिकस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कोपरनिकस के द्वारा, जिसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। किसके केंद्र में सूर्य है? तो ब्रह्मांड के केंद्र में, तथा सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत से पहले यह मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की पृथ्वी की गति होती है? तो 2 प्रकार की। पहली होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। पृथ्वी की घूर्णन गति देखते हैं लोग। पृथ्वी का अपने अक्ष के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमना घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहलाता है। किसके समान? लट्टू की भांति घूमना घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहलाता है। घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व होने के कारण सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में, कहाँ होता है? तो पूर्व दिशा में होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व 1662 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है। इस अवधि को नक्षत्र दिवस कहा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी है वह 1662 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे व 56 मिनट व 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है। इस अवधि को क्या कहा जाता है? तो नक्षत्र दिवस कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं लोग सौर दिवस क्या होता है। तो सामान्यतः
पृथ्वी की घूर्णन अवधि 24 घंटे है। कितने घंटे है? तो 24 घंटे है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। घूर्णन गति के प्रभाव, अगला टॉपिक है कि घूर्णन गति से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उस प्रभाव को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव है कि दिन और रात का होना। पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है जहां दिन होता है। आधा भाग जहां सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं हो पाती है वहां रात होती है। गोलों पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रतिदीप्ति वृत्त कहलाता है। गोलों पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वह क्या कहलाता है? तो प्रतिदीप्ति वृत्त कहलाता है। दूसरा कारण देखते हैं लोग कि हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना। हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना होता है, यानी कि घूर्णन गति के प्रभाव के कारण। घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण पौने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में किस ओर? तो अपनी दाईं ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। तीसरा कारण है कि ज्वारभाटा की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती हैं। उसके बाद ये अगला टॉपिक है ज्वारभाटा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वारभाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ाने को ज्वार कहा जाता है। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो ज्वार कहा जाता है। तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहा जाता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वारभाटा के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल हो सकता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल हो सकता है और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी हो सकता है। यानी कि इन तीनों कारणों के द्वारा ज्वारभाटा उत्पन्न हो सकता है। चंद्रमा सूर्य की तुलना में 380 गुना पृथ्वी के नज़दीक है। इस कारण चंद्रमा की उत्पादन क्षमता सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। अब ज्वार के प्रकार देखते हैं लोग। ज्वार के कितने प्रकार होते हैं? तो ज्वार के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ ज्वार और दूसरा होता है लघु ज्वार। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक के सीधी रेखा में होते हैं, यानी कि 180 डिग्री पर यह दीर्घ ज्वार बनता है। कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे सीधी रेखा में होते हैं तो चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित आकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है। अतः उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। यानी कि दीर्घ ज्वार में कैसा ज्वार होता है? तो अधिक, यानी कि उच्च ज्वार होता है। यह अवस्था अमावस्या या पूर्णिमा को उत्पन्न होती है। यानी कि दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होता है? तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन उत्पन्न होता है। उसके बाद है लघु ज्वार। यह अवस्था उस समय उत्पन्न होती है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के समकोण बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं। यह अवस्था सप्तमी या अष्टमी को होती है। इस कारण सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के जल को भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर प्रभावित करते हैं। तो ज्वार की ऊंचाई कम होती है, इसे लघु ज्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो लघु ज्वार कहा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है पृथ्वी का परिक्रमण गति। अब पृथ्वी का परिक्रमण गति देखते हैं लोग। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, अर्थात 365 दिन 6 घंटे। अतिरिक्त 6 घंटे को प्रत्येक चौथे वर्ष में जोड़ दिया जाता है। जो अतिरिक्त 6 घंटा होता है उसे अगले प्रत्येक वर्ष में, यानी कि प्रत्येक चौथे वर्ष में जोड़ दिया जाता है। इसलिए 4 साल के बाद ये जो होता है लीप ईयर, यानी कि 366 दिन का वर्ष होता है, जिससे एक दिन बढ़ जाता है। जिसे क्या होता है? तो एक दिन बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि 6 गुने 4 यानी कि 24 घंटे एक दिन हो जाएगा, जिसे अधिवर्ष कहा जाता है। यानी कि जिस वर्ष में इसे जोड़ा जाता है 24 घंटे को, उस वर्ष को क्या कहा जाता है? तो अधिवर्ष कहा जाता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। जिसमें कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की औसत परिक्रमण गति 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी की औसत परिक्रमण गति कितनी है? तो 29.78 किलोमीटर है। परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है। परिक्रमण गति को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक गति भी कहा जाता है।
परिक्रमण गति के प्रभाव, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं? तो पहला होता है दिन रात का छोटा और बड़ा होना। दूसरा क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो सबसे पहले देखते हैं लोग कि दिन रात का छोटा व बड़ा होना। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष 23.5 डिग्री पूर्व की ओर झुकी हुई है, इसलिए सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम कोण 62.5 डिग्री का होगा। उसके बाद दूसरा प्रभाव कि 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन सूर्य की सीधी किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर गिरती है। ऐसी स्थिति को विश्व कहा जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? विश्व कहा जाता है। इस दिन दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि बराबर होती है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च को वसंत विषु तथा 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है। उसके बाद है तीसरा प्रभाव 21 जून। इस दिन सूर्य की सीधी किरण 23.5 डिग्री नॉर्थ या कर्क रेखा पर गिरती है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। अब देखते हैं लोग 23 दिसंबर। इस दिन सूर्य की सीधी किरण 23.5 डिग्री साउथ या मकर रेखा पर गिरती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, क्योंकि इस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, यानी कि 23 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध से सूर्य की तरफ झुका रहने के कारण सूर्य से अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है। उसके बाद ऋतु परिवर्तन देखते हैं लोग। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लग जाता है, इसलिए मार्च से सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लग जाता है। सूर्य का क्या होता है? तो दक्षिणायन होने लग जाता है, इसलिए सितंबर से मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। ताप कटिबंधों का निर्धारण परिक्रमण गति के आधार पर 4 ताप कटिबंध निर्धारित है। कितने ताप कटिबंध निर्धारित हैं? तो 4 ताप कटिबंध निर्धारित हैं। पहला देखते हैं लोग उष्ण कटिबंध। यह 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है, यानी कि 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणों के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा हो गया उपोष्ण कटिबंध। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है उपोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उसके बाद है शीत कटिबंध। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। अपसौर व उपसौर की स्थिति। उसके बाद अगला टॉपिक है अपसौर व उपसौर की स्थिति। पृथ्वी का, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं लोग। तो पृथ्वी की परिक्रमण अवधि के दौरान निम्न 2 स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला स्थिति कौन सी होती है? तो उपसौर होती है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी यह स्थिति सामान्यतः 3 जनवरी को होती है, यानी कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जब निकटतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। और यह कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। उसके बाद है अपसौर। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और यह स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। उसके बाद है सिजगी या सिजवी, वह काल्पनिक रेखा जिसके सहारे सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी, यानी कि तीनों सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी, या सूर्य चंद्रमा, यानी कि एक तरफ यहाँ पे चंद्रमा बीच में आता है और दूसरी तरफ पे पृथ्वी बीच में आती है। सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक सिद्ध में हो तो उससे यानी कि उस घटना को क्या कहा जाता है? तो सिजगी कहलाता है। इसकी 2 स्थितियाँ हो सकती है। इसकी कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं? तो 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। एक ये पहला हो गया, यानी कि चंद्रमा बीच में आया, और दूसरा पृथ्वी हो गया। तो पहला जो
स्थिति होती है उसे युति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? युति। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी यानी कि चंद्रमा बीच में है, एक सीधी रेखा में हो, यह सदैव अमावास्या को तथा सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। यह कब होता है? तो अमावास्या को होता है और यह स्थिति क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण की स्थिति कहलाती है। उसके बाद है युति। युति की बात किया जाए तो जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो युति की स्थिति बनती है। यह सदैव पूर्णिमा को होता है तथा चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। यानी कि यहाँ पे पृथ्वी बीच में आ जाए तो सूर्य का जो प्रकाश है उसे चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो चंद्र ग्रहण कहा जाता है और यह स्थिति क्या कहलाती है? चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। उसके बाद अगला चैप्टर का नाम है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ये चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें अरबों खरबों की बात की जाती है, तो इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बट हम लोग इसका रिवीजन जब बुक में दिया है तो इसका रिवीजन करेंगे लोग। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हम जहाँ रहते हैं, यानी कि मेरा घर में एक छोटा सा डॉगी रहता है, तो रात में जब वीडियो बनाते हैं तो कभी कभी मतलब वो भौंकने लगता है, तो कभी कभी उसका अगर साउंड आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो भी जानवर है तो हमको तो नहीं पता है कब तब भौंकेगा कब नहीं भौंकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। उक्त आयु की पुष्टि उल्कापिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण व परीक्षण से ज्ञात हुआ है। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो कालखंडों की बात किया जाए तो पहला कालखंड हो गया महाकल्प, इसे एरा भी कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में एरा भी आता है। उसके बाद दूसरा हो गया युग, तीसरा हो गया शक या कल्प। महाकल्प देखें, यह सामान्यतः सबसे बड़ा कालखंड होता है। युग एपॉच, महाकल्पों को पुनः युगों में विभाजित किया गया है, यानी कि इसी को युगों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ युग कहा जाता है। उसके बाद है शक या कल्प पीरियड। प्रत्येक युग को छोटे छोटे शकों अथवा कल्पों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के भूगर्भिक के इतिहास से संबंधित प्रमुख तथ्य। आद्य महाकल्प प्री पेलियोजोइक एरा, इसे दो कल्पों में विभाजित किया गया है। पहला कल्प क्या हो जाएगा? तो आर्कियन युग हो जाएगा। इस काल में चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव कहते हैं। इस काल में चट्टानों में यानी कि जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव देखा जाता है। इन चट्टानों में ग्रेनाइट व नीस की प्रधानता है, जिनमें सोना तथा लोहा पाया जाता है। दूसरा कल्प देखें तो प्री कैम्ब्रियन काल। इस काल में ऋणविहीन जीवों का प्रादुर्भाव हो गया था। इन ऋणविहीन जीवों का प्रादुर्भाव केवल सागरीय भाग में, किस भाग में? सागरीय भाग में, स्थलीय भाग में अभाव, यानी कि सागरीय भाग में तो इन्हें देखा जाता था लेकिन स्थलीय भाग में इनका अभाव था। इस काल में भारत में अरावली पर्वतमाला, यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल में ही भारत में अरावली पर्वतमाला व धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। उसके बाद है पुराजीवी महाकल्प पेलियोजोइक। इसे प्राथमिक युग की संज्ञा दी गई है। वह पुराजीवी महाकल्प को 6 कल्पों या शकों यानी कि पीरियड्स में विभक्त किया गया है। तो पहला देखते हैं लोग कि कैम्ब्रियन पीरियड। इस काल में पहली बार स्थल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति इस शक में हुई थी। प्राचीनतम औषधि शैलों का निर्माण एवं जीवाश्म इसी कालखंड में मिलता है। भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का विकास इसी समय हुआ था, यानी कि कैम्ब्रियन कल्प में ही हुआ था विंध्याचल पर्वत का विकास। उसके बाद है ऑर्डोविशियन कल्प पे स्थल भाग अभी भी जीवविहीन था, यानी कि इस काल में स्थल भाग पर अभी भी जीव नहीं पाए जाते थे। सिल्यूरियन कल्प इस काल में जीवों का समुद्र से स्थल पर पदार्पण हुआ, यानी कि इसी काल में जीवों का समुद्र की तरफ से स्थल पर पदार्पण हुआ। रीढ़ वाले जीवों का उदय हुआ। इस कारण इसे रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का कल्प कहा है। किस काल को रीढ़ की हड्डी वाला कल्प कहा जाता है? तो सिल्यूरियन कल्प को कहा जाता है। अल्पेशियन, स्कॉटलैंड तथा स्कैंडिनेवियाई के पर्वतों का निर्माण हुआ। अल्पेशियन पर्वत और स्कॉटलैंड का पर्वत और स्कैंडिनेवियाई पर्वतों का निर्माण इसी कल्प में हुआ था। उसके बाद है डियोनियन
डियोनियन कल्प इसे मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। इस शक में उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद है कार्बोनिफेरस कल्प उभयचरों का युग, इसे क्या कहा जाता है तो उभयचरों का युग कहा जाता है। यही सब इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि उभयचरों का युग किस कल्प को कहा जाता है तो कार्बोनिफेरस कल्प को कहा जाता है। इस काल में बड़े वृक्षों का विकास हुआ। इस समय बने भ्रंशों में पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण भी इसी कल्प में हुआ था, जिसमें कोयले का व्यापक निक्षेपण हुआ। उसके बाद है पर्मियन कल्प ब्लैक फॉरेस्ट व वासजेज जैसे भ्रंशोत्तर पर्वतों का निर्माण हुआ था इसी कल्प में। स्पेनिश मेसेटा अल्ताई तिएनशान व अल्पेशियन पर्वतों के कुछ भागों का निर्माण इसी समय हुआ था। उसके बाद है महाकल्प मध्यजीवी महाकल्प मीसोजोइक एरा, इसे द्वितीय युग के नाम से भी जाना जाता है। इससे महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा गया है। इस महाकल्प को कितने कल्पों में बांटा गया है तो 3 कल्पों में बांटा गया है। पहला है ट्रियासिक कल्प, इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है, यानी कि एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है ट्रियासिक कल्प को। इस कल्प के अंत में गोंडवाना महाद्वीप छिन्न भिन्न होकर बिखर गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, दक्षिणी में मध्य अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के ठोस स्थलखंडों का निर्माण हुआ। उसके बाद है जुरेसिक कल्प में जलचर, थलचर तथा नभचर तीनों प्रकार के जीवों का विकास जुरेसिक काल में माना जाता है। स्थल पर डायनासोर जैसे सरीसृपों का प्रभुत्व था। यहाँ से भी एक हॉलीवुड का मूवी बहुत फेमस हुआ था जुरेसिक जो मूवी है उसका बहुत सारा पार्ट है। हॉलीवुड का मूवी इसी आधार पे बनाया गया है, यानी कि डायनासोर के आधार पे ही बनाया गया है। उसके बाद है क्रीटेशियस कल्प रॉकी एंडीज यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियाँ तथा पनामा कटक की उत्पत्ति आरंभ हुई इसी कल्प में। इसी काल में भारत के पठारी भागों में लावा का दरारी उद्भेदन भी हुआ। उसके बाद है नवजीवी महाकल्प इसे तृतीय युग के नाम से भी जाना जाता है। इस महाकल्प में विश्व के सभी नवीन मोर्दार पर्वतों आल्प्स, हिमालय, रॉकी एंडीज आदि की उत्पत्ति हुई। इसे 5 कल्पों में विभाजित किया गया है। कितने कल्पों में विभाजित किया गया है तो 5 कल्पों में। पेलियोसीन कल्प पुष्पी पादपों तथा पुरातन स्तनों का विकास हो रहा था इसी कल्प में। इयोसीन कल्प बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ इसी कल्प में। साथ ही हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का भी विकास हुआ। उसके बाद है ओलिगोसीन कल्प पूंछहीन बंदर का आविर्भाव हुआ, जिसे मानव का पूर्वज कहा जा सकता है, यानी कि वैसा बंदर का आविर्भाव हुआ जिसे मानव का पूर्वज भी कहा जा सकता है। उसके बाद है मायोसीन कल्प पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु या मध्य हिमालय का निर्माण इसी काल में हुआ। इस काल में शार्क मछली तथा हाथी का विकास हुआ, यानी कि किस काल में शार्क मछली और हाथी का विकास हुआ था तो मायोसीन कल्प में। उसके बाद है प्लायोसीन कल्प। इस काल में वर्तमान महासागरों तथा महाद्वीपों का स्वरूप प्राप्त हुआ। हिमालय पर्वतमाला के शिवालिक की उत्पत्ति इसी काल में हुई। हिमालय पर्वतमाला तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित तेथीस भूसन्नति, या जो है तेथीस सागर था, तेथीस भूसन्नति में अवसादों के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण इसी काल में हुआ। मानव की उत्पत्ति इसी कल्प में आरंभ हुई थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव की उत्पत्ति किस कल्प में हुई थी तो प्लायोसीन कल्प में हुई थी। नूतन महाकल्प, उसके बाद 5वां यानी कि अंतिम महाकल्प है नूतन महाकल्प नियोजिक एरा, इसे चतुर्थ युग की संज्ञा दी गई है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है तो 2 भागों में। इसका पहला भाग देखते हैं लोग कि प्लीस्टोसीन कल्प। इस शक की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिमचादर की उपस्थिति थी। उसके बाद दूसरा भाग है होलोसीन कल्प। इस काल को मानव युग की संज्ञा दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है
कि किस काल को मानव युग की संज्ञा दी गई है, तो होलोसीन कल्प को, यानी कि जो अभी वर्तमान मानव है इसी कल्प के अंतर्गत आता है। जलवायु परिवर्तन तथा शुष्कता के कारण उत्तरी अफ्रीका तथा मध्यवर्ती एशिया के मरुस्थलों का उद्भव इसी काल में हुआ। उसके बाद अगला चैप्टर यानी कि 7वां चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये जो चैप्टर है यह इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर वैज्ञानिकों के मतभेद हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत की देखा जाए तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो घनत्व, तापमान, दबाव, क्रांतिक तापमान। उसके बाद प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत ज्वालामुखी, उल्कापिंड और भूकंप आते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का संगठन जिसमें सबसे अधिक किसका मात्रा है, तो लोहा का 35%। उसके बाद ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकल 2.4%, सल्फर 1.9%। उसके बाद अगला टॉपिक है रासायनिक आधार पर आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसे रासायनिक आधार पर अध्ययन करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई भूगर्भ वैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा। यह जो आधार बनाया गया है यह किसके द्वारा दिया गया, तो एडवर्ड स्वेस के द्वारा, यानी कि यह विभाजन किया गया, जिसमें सबसे पहला था सियाल, उसके बाद था सीमा, उसके बाद था नीफे। सियाल की बात किया जाए तो यह ऊपरी परत जिसमें मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती हैं, जिसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है। इन तत्वों के कारण इस परत को सियाल कहा गया है। यहाँ से भी ऐसे निकल सकता है, SI से हो जाएगा आपका सिलिकॉन और AL से हो जाएगा एल्युमिनियम। इससे जो यह परत है इसे सियाल क्यों कहा गया, क्योंकि इस परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता थी। उसके बाद है सीमा। सियाल परत के नीचे की परत जिसमें बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है, इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम तत्व की प्रधानता होती है। इन तत्वों के कारण इस परत को सीमा कहा जाता है। उसके बाद है नीफे, सबसे भीतरी परत जिसकी रचना निकल तथा फेरस जैसी भारी तत्वों से हुई है, इस कारण इसे नीफे कहा जाता है। उसके बाद है आंतरिक आधार पर आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बात किया जाए किस आधार पे, तो आंतरिक आधार पे। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। पहला परत हो गया भूपरपटी यानी कि क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपरपटी या क्रस्ट कहलाती है। सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम तत्व की प्रधानता है, ये भी ऊपर हम लोग देखे हैं किसकी प्रधानता होती है, तो सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम तत्व की प्रधानता है। इसकी मोटाई महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे अलग अलग होती है, यानी कि महाद्वीपों पे इसकी मोटाई अलग होती है और महासागरों पे इसकी मोटाई अलग होती है। महाद्वीपों में क्रस्ट की औसत मोटाई 34 किलोमीटर तथा महासागरों में औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट के ऊपरी भाग में औषधि चट्टानें तथा निचले भाग में ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं, जबकि महासागरीय क्रस्ट में बेसाल्ट क्रम की चट्टानें मिलती हैं। इससे परत का औसत घनत्व 2.7 से लेकर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका घनत्व कितना होता है, तो घनत्व भी एग्जाम में आते हैं। तो इस परत का औसत घनत्व कितना होता है, तो 2.7 से लेकर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% है। भूकंपीय तरंगों की गति के अंतर के कारण इस परत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि इस परत को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला परत हो गया ऊपरी भूपरपटी या ऊपरी क्रस्ट। इस परत का घनत्व 2.65 से लेकर 2.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तथा भूकंपीय प्राथमिक तरंगों की गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद दूसरा भाग है निचली भूपरपटी या निचली क्रस्ट। इस परत का घनत्व 2.75 से लेकर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है तथा भूकंपीय प्राथमिक तरंगों की गति 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कोणार्ड असंबद्धता, ये जो टॉपिक है इसे बिना चित्र के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है, और हम जो खान सर का ज्योग्राफी है उसमें चित्र के माध्यम से दिया गया है, तो हम वहाँ पे इसको डिफाइन किए हैं, कोणार्ड असंबद्धता, मोह असंबद्धता। तो अगर इस टॉपिक को आप लोग को डिटेल में समझना है तो वहाँ से उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं।
तो कोनार्ड असंबद्धता की बात किया जाए तो ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच का जो लाइन होता है उसे कोनार्ड असंबद्धता क्षेत्र कहा जाता है। मोह असंबद्धता निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि मोह असंबद्धता का जो लाइन है या क्षेत्र है किसके बीच में पाया जाता है, तो निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य मोहरविक के द्वारा निर्धारित की गई असंबद्धता मोह असंबद्धता कहलाती है। उसके बाद दूसरा भाग है यानी कि दूसरा परत है परवार या मेंटल। इसकी गहराई निचली क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर, कितना 2900 किलोमीटर तक है। सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम तत्व की प्रधानता है। संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 68% भाग तथा द्रव्यमान का 83% भाग परवार में निहित है, यानी कि मेंटल में निहित है। यहाँ पेरिडोटाइट तथा डूनाइट क्रम की अग्न्य चट्टानें मिलती हैं। यहाँ पे तथा होना चाहिए, किससे क्रम की चट्टानें यहाँ पे मिलती है, तो पेरिडोटाइट तथा डूनाइट क्रम की अग्न्य चट्टानें मिलती है। मेंटल को घनत्व के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग हो गया ऊपरी मेंटल और दूसरा भाग होता है निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल देखा जाए तो मोह असंबद्धता से 750 किलोमीटर तक के आंतरिक भाग को ऊपरी मेंटल कहा जाता है। इसका घनत्व 3 से लेकर 3.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। एथेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल 35 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर की गहराई तक के निम्न क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल वाला भाग, जहां संवहनीय धाराएं गर्म होकर पदार्थ का रूपांतरण करती हैं, जिससे घनत्व कम हो जाता है तथा भूकंपीय तरंगों का वेग क्षीण रहता है। इस कारण इसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। सामान्यतः इसी भाग से ज्वालामुखी यानी कि दुर्बलता मंडल से ही सामान्यतः इसी भाग से ज्वालामुखी के विस्फोट के समय निकलने वाले लावा या मैग्मा का स्रोत माना जाता है। उसके बाद ये दूसरा भाग है निचली मेंटल। 750 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को निचली मेंटल कहा जाता है, जिसका घनत्व 5.5 से लेकर 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच विभाजक के रूप में असंबद्धता है। जो रेपेटी है वह किसके मध्य पाई जाती है, तो ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, और यह विभाजक का कार्य करती है। उसके बाद है गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल तथा ऊपरी कोरोड के बीच की असंबद्धता है, यानी कि इसका विभाजक करती है, निचली मेंटल तथा ऊपरी कोरोड की विभाजक करती है। उसके बाद है पृथ्वी का तीसरा परत है कोर 2900 किलोमीटर से केंद्र तक की गहराई, जिसे बेरी स्फीयर भी कहा जाता है। लोहा तथा निकल धातु की प्रधानता होती है इसमें। पदार्थ की अवस्था के आधार पर लेहमैन द्वारा इसे दो भागों में विभाजित किया गया। पहला था बाहरी कोर, दूसरा था आंतरिक कोर। बाहरी कोर देखा जाता है, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक है। यह परत अर्धतरल, यह जो परत है बाहरी कोर, यह अर्धतरल अवस्था में है। घनत्व इसका 7.5 से लेकर 12.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आंतरिक कोर इसकी गहराई 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर केंद्र तक है। दबाव शून्य होने के कारण ठोस अवस्था में है। यह जो आंतरिक कोर है यह किस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में है। घनत्व इसका 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कोर पृथ्वी के कुल आयतन का 31% तथा कुल द्रव्यमान का 16% भाग है। लेहमैन असंबद्धता बाहरी कोर तथा आंतरिक कोर को अलग करने वाली असंबद्धता है। भूप्रपटी का संगठन देखा जाए तो ऑक्सीजन, जिसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटासियम 2.5%। यानी कि भूप्रपटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और सबसे कम तो नहीं दिया गया, बट सोडियम है तो सोडियम ही हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक पूछता है कि किस से तत्व की मात्रा सबसे अधिक है भूप्रपटी पे, तो ऑक्सीजन की मात्रा।
उसके बाद अगला टॉपिक है भूगर्भ का भौतिक संगठन। भूगर्भ का भौतिक संगठन, जिसमें स्वेस के अनुसार यानी कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसका अलग अलग विभाजन किया गया है। तो स्वेस के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया था, सियाल, सीमा, नीफे। सतह की गहराई, सियाल की बात किया जाए तो सतह से 300 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है। और इस संगठन के पदार्थ यानी कि जो सियाल है उसमें किस तत्व की प्रधानता है, तो सिलिका और एल्युमिनियम की। और इसका घनत्व 2.7 से लेकर 2.99 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसी तरह ये लोग हम लोग अभी पीछे इसको देख चुके हैं लोग, यहाँ पे खंड में यानी कि हाईलाइट करके दिया गया है। तो सीमा देखा जाए तो सतह से गहराई 300 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है और सिलिका और मैग्नीशियम के संगठन होता है इसमें, यानी कि किस तत्व की प्रधानता होती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम की। और ये घनत्व कितना होता है, तो 2.9 से लेकर 4.7 प्रति 2.9 से लेकर 4.7 प्रति 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है नीफे। उसके बाद है तीसरा परत नीफे, यह 2000 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई पे पाया जाता है। और इसमें किस तत्व की प्रधानता है, तो निकल और फेरियम यानी कि फेरस की प्रधानता है। और इसका घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 है। उसके बाद है वांडर ग्राट के अनुसार इसका विभाजन 4 भागों में किया गया था। बाह्य सिलिका परत, इसकी गहराई 60 किलोमीटर थी। आंतरिक सिलिका परत, इसकी गहराई 60 से 1140 किलोमीटर। और पेलेसाइड या मिश्रित धातु और सिलिका परत, इसकी गहराई 1140 से लेकर 1700 किलोमीटर थी। धातु मध्यपिंड, इसकी गहराई 1700 लेकर 6378 किलोमीटर थी। और इसमें यानी कि बाह्य सिलिका परत में किसकी प्रधानता थी, किस तत्व की प्रधानता थी, सिलिका और एल्युमिनियम। वही होगा सेम, बस ये थोड़ा सा जो विभाजन है, विभाजन का अलग अलग तरीका है सबका। और उसके बाद है आंतरिक सिलिका परत, इसमें कौन कौन से तत्वों की प्रधानता थी, तो सिलिकॉन, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम। उसके बाद है पेलेसाइड या मिश्रित धातु और सिलिका परत, इसमें तत्वों की प्रधानता ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम। उसके बाद है निकल और फेरियम, वही निकल और फेरस धातु मध्य पिंडे यानी कि धातु मिंड परत में पाया जाता है। घनत्व की बात किया जाए तो बाह्य सिलिका परत का घनत्व 2.75 से लेकर 2.90 होता है। आंतरिक की सिलिका परत का घनत्व 3.1 से लेकर 4.75 होता है। पेलेसाइडी परत का घनत्व 4.75 से लेकर 5 होता है। धातु मध्य पिंड का घनत्व 11 होता है। उसके बाद है जेफ्रे होगा, जेफ्रे के अनुसार बात किया जाए तो ऊपरी परत यानी कि इन्होंने भी 4 भागों में बांटा था। ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत, निम्न परत, मध्यपिंड। ऊपरी परत की गहराई 10 से 12 किलोमीटर, मध्यवर्ती परत की गहराई 20 से 25 किलोमीटर। ऊपरी परत में तत्वों की प्रधानता ग्रेनाइट, परतदार परिवर्तित चट्टानें। मध्यवर्ती परत में बेसाल्ट, निम्न परत में ओलोवाइन, सिलिका, मैग्नीशियम। मध्यपिंड में निकल और फेरियम। इसमें सिर्फ मध्यपिंड की घनत्व के बारे में बताया गया है तो 11 होता है, 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है होम्स के अनुसार विभाजन देखते हैं लोग। यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया क्योंकि अगर इसको हम जूम नहीं करेंगे तो और इससे फॉन्ट साइज यानी कि इसका छोटा छोटा और दिखेगा। इन्होंने भी 3 भागों में विभाजित किया था। भूपृष्ठ यानी कि क्रस्ट, ऊपरी परत, अपर मेंटल और मध्यपिंड। ऊपरी यानी कि क्रस्ट, भूपृष्ठ की बात किया जाए तो यह 15 से लेकर 20 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है और इसमें ग्रेनाइट और सिलिका पाया जाता है। इसमें तत्वों की प्रधानता कौन सी है, तो ग्रेनाइट और सिलिका। और इसका घनत्व 2.7 से लेकर 2.9 होता है। ऊपरी परत, अपर मेंटल 21 किलोमीटर से लेकर 984 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। एम्फीबोलाइट तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इसमें 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम प्रति मीटर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। मध्यपिंड की गहराई 984 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर होता है और इसमें भी निकल और फेरियम यानी कि फेरस पाया जाता है और इसका घनत्व 9.7 से लेकर 11 तक यानी कि 9.7 से लेकर 11 तक होता है इसका घनत्व। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहीं तक कवर करते हैं लोग, उसके आगे अगला चैप्टर कवर किया जाएगा।